बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है सिंपल टिश्यूज का। आपको याद होगा कि हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में जो प्लांट टिश्यूज थे उनका एक चार्ट ड्रॉ किया था और उसमें हमने डिटेल में देखा था कि कैसे जो प्लांट्स हैं उनके टिश्यूज को डिवाइड किया गया है और उनकी फर्दर सब डिवीजन्स क्या हैं। तो आज हम सिंपल टिश्यूज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप इसके लिए अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 78 पर आ जाइए प्लांट टिश्यूज में, और उसमें जो आपके पास आर्टिकल है वो सिंपल टिश्यूज का है। ठीक है, तो सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, यानी जो एक ही तरह के सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, फिर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने चार्ट में देखा था कि जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनने वाले टिश्यूज हैं उनको मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, द फर्स्ट कैटेगरी इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। द फर्स्ट कैटेगरी इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो हम पहली कैटेगरी को डिस्कस करेंगे और फिर जितनी भी कैटेगरीज हैं 1 बाय 1 उनकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं? ऐसे टिश्यूज जिनके पास एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि ये क्या कर सकें, इजीली डिवाइड कर सके। क्या कर सके? डिवाइड कर सके। यानी हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं इनमें स्मॉल और नो वैक्यूल, या तो बहुत ही छोटे या फिर आप कह लीजिए ना होने की बराबर की बात है कि इनमें वैक्यूल्स हों। वैक्यूल क्या होता है स्टूडेंट? ये एक ऐसी ऑर्गेनेल होती है सेल में जो बेसिकली वाटर को स्टोर करती है। ठीक है, तो वाटर स्टोरेज वैक्यूल भी होते हैं और फूड स्टोरेज वैक्यूल भी होते हैं, लेकिन इन टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं इनमें या तो बहुत ही छोटे या ना होने के बराबर जो हैं वो वैक्यूल की बात होती है। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेसेस हैं वो नहीं होती। हत्ता कि इससे पहले जो हमने एनिमल टिश्यूज की बात की थी उनमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होती हैं, लेकिन प्लांट के इन टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें आप नोट करिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनकी टाइप्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? टाइप्स। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं।
Number 1 is apical meristems, and the number 2 is lateral meristems. ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बेसिकली हम यहां पे बात करने जा रहे हैं ग्रोथ की, कि जो प्लांट में ग्रोथ होती है, ग्रोथ का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि बेसिकली ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन की वजह से हम ये देखेंगे इनमें ग्रोथ किस तरह की होती है। तो एक तो होती है स्टूडेंट्स एपिकल ग्रोथ, या इसको हम एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास लेटरल ग्रोथ, या जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो एपिकल ग्रोथ है बेसिकली ये ऐसी जगह पर होती है, उन सेल्स में होती है जो कि बेसिकली टिप्स होती हैं ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, यानी रूट्स एंड शूट्स। यानी एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी ये जो ग्रोथ है बेसिकली ये रूट्स एंड जो शूट्स हैं उनकी टिप्स पर होगी। इसी वजह से हम एपिकल मेरिस्टेम्स की ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी, प्राइमरी ग्रोथ। और ये बेसिकली प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ भी कहलाती है, यानी ये ग्रोथ लेंथ, इट मीन्स डेट कि जिस तरह प्लांट की ग्रोथ होगी इन टिश्यूज की, इनकी वजह से बेसिकली इनकी लेंथ इंक्रीज होगी, यानी लेंथ वाइज जो है ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम्स की, तो ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स जो हैं उन पर होती है, और उन पार्ट्स की प्रॉपर ये क्या होती है, ग्रोथ होती है। और अगर हम इस ग्रोथ की बात करें तो ये एक हिसाब से कहलाती है डायमीटर ग्रोथ, यानी जिसकी वजह से जो डायमीटर है वो इंक्रीज होगा, यानी विड्थ के लिहाज से जो है ये ग्रोथ होगी। और अगर इसको नाम दिया जाए तो हम इसको क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। यानी हमारे पास दो तरह की यहां पर बात की गई ग्रोथ की। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। अब आप ये देखिए, जिस तरह एक लड़का है, एक बॉय है, हम ये देखते हैं कि वो दुबला पतला है, ठीक है, थिन है, और उसकी लेंथ बढ़ रही है। तो हम ये कहेंगे, अगर हम इनको रिजेंबल करें एपिकल मेरिस्टेम्स में, तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी, प्लांट की रूट्स की एंड शूट्स की जो कि टिप्स पर ग्रोथ होती है, वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है। और ये लेंथ में होती है। इसी तरह अगर एक बच्चा है, एक लड़का है, उसका बहुत ज्यादा वेट है, तो हम कहेंगे कि वो विड्थ वाइज जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा है। इसी तरह प्लांट में जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं, बेसिकली ये प्लांट के जो पार्ट्स होती हैं वहां पर ये ग्रोथ होती है, जिस वजह से उन पार्ट्स का डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता है, और इस ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं जी, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए रीडिंग की तरफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, these tissues are composed of cells which have the ability to divide। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपके पास हो गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं। The cells are thin walled, thin मतलब बारीक वॉल होती है इनकी, have large nucleus and small or no vacuoles। ठीक है, न्यूक्लियस मौजूद होता है लेकिन वैक्यूल नहीं होता, या छोटा वैक्यूल होता है, स्मॉल। अब यहां पे न्यूक्लियस के साथ लार्ज का वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि बेसिकली जब वैक्यूल नहीं होगा तो न्यूक्लियस जो है वो इजीली प्लांट सेल के अंदर अवेलेबल होगा, और इनका न्यूक्लियस वैसे भी साइज में क्या होता है,
लार्ज होता है। एक आम जब हम प्लांट सेल बनाते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में बनाकर दिखाया गया, उसमें आपको बताया जाता था कि न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली साइड पर आ जाता है क्योंकि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है, और वैक्यूल में जब अच्छी तरह वाटर की स्टोरेज हो जाती है तो वैक्यूल एक्सपैंड करता है, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है जी, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग देम। Two main types of meristematic tissues are recognized in plants. Recognized का मतलब क्या है जी, इनकी पहचान की गई है। नंबर 1 apical meristems and the number 2 is lateral meristems. Apical meristems के बारे में क्या बताया गया कि apical meristems are located on the tips of the roots and shoots, ठीक है। यानी ये ग्रोथ जो है ये रूट्स एंड शूट्स की टिप्स पर होगी। When they divide, they cause the increase in the length of the plant. इनकी वजह से प्लांट की लेंथ जो है वो बेसिकली इंक्रीज होगी। Such growth is called primary growth। ठीक हो गया जी, सिंपल सी बात है। फिर आते हैं जी लेटरल मेरिस्टेम्स पे। लेटरल मेरिस्टेम्स के बारे में क्या बताया गया कि they are located on the lateral sides of roots and shoots. By dividing, they are responsible for the increase in growth of plants parts. यानी प्लांट्स जो हैं उनके जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उनकी ग्रोथ ये बेसिकली करवाएंगे। दिस ग्रोथ इज बेसिकली कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। फिर आगे एक एडिशनल बात है, आपको वो चार्ट में बताई गई थी कि जो लेटरल मेरिस्टेम है या मेरिस्टेम्स हैं, बेसिकली इनको आगे फर्दर दो जगह पर क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था, या आप सब डिवाइड कह लीजिए। जो पहली डिवीजन थी इट इज कॉल्ड वेस्क्यूलर कैम्बियम। क्या नाम है? वेस्क्यूलर कैम्बियम। और जो सेकंड नेम है बेसिकली इट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम है जी? कॉर्क कैम्बियम। अब ये दो टर्म्स हैं आपके पास, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। देखिए जो वेस्कुलर कैम्बियम है बेसिकली ये जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यूज हैं उनके दरमियान में पाई जाती है। वेस्कुलर कैम्बियम कहां पाई जाती है? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज के दरमियान। इसको देखने के लिए आप पेज नंबर 79 के टॉप पे डायग्राम देखिए जो राइट साइड पे बनी है। राइट साइड पे जो डायग्राम है उसके लेफ्ट साइड पे आपको जाइलम लिखा हुआ नजर आ रहा है बॉटम पे, और टॉप पे आपको फ्लोएम लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इनके बिल्कुल सेंटर में जाइलम एंड फ्लोएम के दरमियान में आपको लिखा हुआ नजर आएगा वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इसी तरह कॉर्क कैम्बियम है, जहां पर आपको वेस्कुलर कैम्बियम नजर आ रहा है, उसके टॉप पर देखिए तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कॉर्क, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे जो लेयर है इट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। ये एक्सटर्नल लेयर होती है, ये बाहर की सतह पर पाई जाती है। अच्छा जी, इसको भी देख लीजिए। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, और उसके बारे में राइट भी किया उन्होंने ब्रैकेट्स में, आप उसको देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कौन से टिश्यूज थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने बेसिकली पढ़ा क्या? पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसके दो मेजर टाइप्स के बारे में पढ़ा, एपिकल मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। फिर हमने एपिकल की डिस्कशन की, फिर लेटरल की डिस्कशन की, और लेटरल में फर्दर जो डिवीजन्स थी वो दो तरह की थी, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये हमारा जो पहला सेक्शन था सिंपल टिश्यूज में, जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज थे वो यहां तक कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड पोर्शन आता है वो है परमानेंट टिश्यूज का। सेकंड पोर्शन किसका है जी? हमारे पास परमानेंट टिश्यूज।
देखिए स्टूडेंट्स, जो परमानेंट टिश्यूज हैं बेसिकली दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी इनका जो ओरिजिन है, ये जहां से ओरिजिनेट होंगे परमानेंट टिश्यूज, वो कहां से ओरिजिनेट होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंप्लीट होंगे वहां से इनका ओरिजिन स्टार्ट हो जाएगा। किनका ओरिजिन? परमानेंट टिश्यूज का। किनका ओरिजिन? परमानेंट टिश्यूज का। और हम अच्छी तरह वाकिफ हैं परमानेंट टिश्यूज की टाइप से। हमने चार्ट में पढ़ा था, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 is the epidermal tissues. Number 2 is the ground tissues, and the number 3 is supportive या support tissues. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास परमानेंट टिश्यूज की 3 मेजर क्या थी? डिवीजन्स थी। 3 मेजर क्या थी? डिवीजन्स थी। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास जो आती है स्टूडेंट्स, वो क्या है? एपिडर्मल टिश्यूज की जो टाइप है वो आ जाएगी। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज। पहले हम इतना रीड करेंगे। साथ साथ रीडिंग करवाने का मकसद क्या है कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जो मुश्किल हैं, ताकि मैं रीड कर दूं तो आप उन टर्म्स को अंडरलाइन कर लें और उनका मीनिंग लिख लें अगर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो जी परमानेंट टिश्यूज पेज नंबर 79 पर हैं। परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। The cells of these tissues do not have the ability to divide. ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का है वो परमानेंट टिश्यूज परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर परमानेंट टिश्यूज ने वो ही फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही कहलाते। इसीलिए ये उन्होंने बात हाईलाइट की है कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं बेसिकली वो डिवाइड नहीं होते, बल्कि जो टिश्यूज डिवाइड हो रहे हैं मेरिस्टेमेटिक, उनसे इनका ओरिजिन स्टार्ट होता है परमानेंट टिश्यूज का। ठीक है, आगे बताया गया दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। आपको नीचे एपिडर्मल टिश्यूज नजर आ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको ग्राउंड टिश्यूज नजर आएंगे, और उसी पेज पर आपको नीचे बॉटम पे आपको जो थर्ड इनकी टाइप है सपोर्ट टिश्यूज वो नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, एपिडर्मल टिश्यूज क्या हैं? इनके बारे में जो पहली बात है वो ये कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, यानी एक ही लेयर होती है सेल्स की, उनसे मिलकर ये बनते हैं, जिनको हम एपिडर्मल टिश्यूज का नाम देते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है डर्मल, ठीक है, ये वर्ड डर्मिस से आया, और डर्मिस का मतलब क्या होता है? लेयर। तो एपिडर्मल टिश्यूज से मराद वो टिश्यू जो एक किस्म की लेयर होती है। ये एक ऐसी लेयर है जो बेसिकली क्या करती है? ये बैरियर क्रिएट करती है। बैरियर यानी रुकावट बनाती है किसके दरमियान? बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल टिश्यूज। इंटरनल टिश्यूज से मुराद तो जो आपके टिश्यूज का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल, उसके दरमियान ही एक किस्म का बैरियर क्रिएट करते हैं, यानी एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज को ये बैरियर क्रिएट करके क्या मिलता है? देखिए, ये बैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका रुकावट बनना या रुकावट बनाना इन टिश्यूज का काम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये काम करेंगे तो फिर कुछ ऐसे फंक्शन स्टॉप हो सकते हैं जिनसे प्लांट को नुकसान हो सकता था। ठीक है, जैसे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक जो इंपॉर्टेंट
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है जी? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो है वो ये कि प्रिवेंट इवेपोरेशन, प्रिवेंट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन एक इंपॉर्टेंट फेनोमिना है या एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो बेसिकली प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्लांट्स इवेपोरेशन करेंगे उसकी वजह से जो उनकी बॉडी में वाटर है वो इवेपोरेट होगा, बुखारात बनकर निकलेगा, और जो इन्वायरमेंट होगा सराउंडिंग, वहां पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा या कूलनेस होगी। लेकिन एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं, क्योंकि ये बैरियर क्रिएट करते हैं, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इवेपोरेशन को रोकना है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी में वाटर कंटेंट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, जिस वजह से अगर वहां पर टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन तो होगी, लेकिन ये एपिडर्मल टिश्यूज अपनी लेयर के थ्रू इस बैरियर को क्रिएट रखेंगे और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उसको रोकेंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो इवेपोरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे और जो स्पेशलाइज्ड कंटेंट में जो वाटर है वो उनकी बॉडी में ही सेफ रहेगा। जैसे हम ये देखते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जिनके ग्रुप को, मेजर ग्रुप को हम जीरोफाइट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं बेसिकली ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल में कैक्टस आता है। कैक्टस जो है वो एक प्लांट है, ठीक है। अब कैक्टस जो है इसके पास डेजर्ट में वाटर का कंटेंट स्पेसिफिक होता है। अब आपको पता है डेजर्ट एक ऐसी जगह है, रेगिस्तान, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अगर इनके ऊपर कैक्टस जो प्लांट हैं जो कि डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, इन पे अगर ये जो लेयर है एपिडर्मल ये नहीं होगी और अगर प्रिवेंशन नहीं होगी इवेपोरेशन की, तो उनकी बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड कंटेंट में वाटर है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। अगर वो भी इवेपोरेट हो जाएगा तो इनकी बॉडी में वाटर कंटेंट लेवल बहुत रिड्यूस हो जाएगा और पानी की कमी की वजह से इनमें विल्टिंग का प्रोसेस हो सकता है, ये मुरझा जाएंगे, खराब हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इस लेयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए उसको बाकी रीडिंग में कवर करते हैं। इस लेयर को क्यूटिंग कहा जाता है, वो भी हम रीडिंग में कवर करेंगे। अच्छा जी, एपिडर्मल टिश्यूज, these tissues are composed of a single layer of cells and they cover plant body। cover का मतलब पूरी तरह से प्लांट की बॉडी को कवर करते हैं। they act as a barrier between the environment and internal plant tissues, ठीक है, एक किस्म का बैरियर क्रिएट करते हैं। अब इन रूट्स के जो रूट्स हैं, जड़ें, उनमें इनका क्या फंक्शन है वो सिंपल सा है, वो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रही हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि वाटर और मिनरल्स यानी जो सॉल्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके लेकर आना, ये इनका काम है। एक दूसरा, ऑन स्टेम यानी तने पर एंड लीव्स और पत्तों पर दे सेक्रेट क्यूटिन। क्यूटिन क्या है उसके बारे में ब्रैकेट में लिखा गया है कि क्यूटिन बेसिकली कहलाती है क्यूटिकल। ये एक लेयर होती है विच प्रिवेंट्स इवेपोरेशन, जो कि इवेपोरेशन के प्रोसेस को रोकती है। तो देखिए ये अल्लाह ताला ने कैसा एक स्पेसिफिक निजाम बनाया है प्लांट्स में, जिसकी वजह से वो इजीली क्या है अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक बात और राइट की गई कि एपिडर्मल टिश्यूज आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, कि इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड जो हैं वो साख्त होती हैं, डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जो कि मखसूस काम जो हैं वो करते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल में रूट हेयर्स को लिखा है एंड स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा के बारे में हमने कुछ लेक्चर्स में पीछे पढ़ा हुआ है, ऑस्मोसिस के लेक्चर में बताया गया था स्टोमेटा के बारे में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो बेसिकली स्टोमेटा वो पॉइंट होता है
लीव के स्ट्रक्चर में, जहां से गैसेस ने इन एंड आउट होना है, वाटर ने इन एंड आउट होना है, ठीक है। और स्टोमेटा को आउटर मतलब स्टोमेटा को जो कवर करते हैं वो गॉड सेल्स होते हैं, और उन्हीं गॉड सेल्स की वजह से ये स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फंक्शन शो करता है, ठीक है। नीचे आपको डायग्राम भी बनी नजर आ रही है एक सिंपल सी, उन्होंने गॉड सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ये पहले बताया गया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब जी परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड जो टाइप है, विच इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यूज, विच इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यूज। तो आइए देखते हैं जी कि ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं। जी ये हमारे पास आ गई जी सेकंड टाइप, ग्राउंड टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यूज जो हैं इनके बारे में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स, और इन स्पेसिफिक सेल्स को हम क्या नाम देते हैं जी, पैरेनकाइमा सेल्स। ये इन सेल से मिलकर बनते हैं, और ग्राउंड टिश्यू में मौजूद ये जो हमारे पास पैरेनकाइमा सेल्स हैं, पैरेनकाइमा सेल्स हैं, ये बेसिकली अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा जो सेल्स हैं वो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए ग्राउंड टिश्यूज को, अगर हम लीव्स में देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लीव्स में देखें तो लीव्स में हमारे पास मौजूद जो ग्राउंड टिश्यूज हैं वो बेसिकली मीजोफिल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स हैं? मीजोफिल सेल्स। और बेसिकली ये वो ही सेल्स होती हैं मीजोफिल जहां पर क्या कर होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ग्राउंड टिश्यूज की वजह से रेस्पिरेशन यानी जो सांस लेने का अमल होता है वो, एंड प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं प्लांट की बॉडी के लिए, ये सब कुछ भी बेसिकली यहीं पर बनता है। तो ये फंक्शंस के ऊपर मैंने जोर दिया है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम रीडिंग में कवर करते हैं। अच्छा जी, बताया गया जी कि ग्राउंड टिश्यूज आर सिंपल टिश्यूज, ठीक है, ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि अभी तक सिंपल टिश्यूज ही चल रहे हैं, एंड मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स, ठीक है। पैरेनकाइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट्स, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल, ये उनकी शेप बताई गई है कि ये होते स्फेरिकल हैं, लेकिन जिस पॉइंट से एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट करता है, मिलता है, वहां से ये फ्लैट हो जाते हैं यानी सीधे हो जाते हैं, बट फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल, बेसिकली ये जो ओवरऑल दे आर स्फेरिकल से इनका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल, थिन का मतलब बारीक, प्राइमरी सेल वॉल होती है इनमें, एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स। लीजिए इसमें जो होते हैं वो कौन से वैक्यूल्स हैं? लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल होगा तो बेसिकली बाकी प्रोसेसेस भी होंगे, और वो किसके लिए उन्होंने बताया? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि वैक्यूल्स जो हैं वो फूड स्टोरेज भी होते हैं और वाटर स्टोरेज भी होते हैं। इन लीव्स, अगर लीव्स की बात की जाए, दे आर कॉल्ड मीजोफिल, तो इनको क्या नाम दिया जाएगा? पैरेनकाइमा सेल्स को मीजोफिल सेल्स का नाम दिया जाएगा। एंड दे आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये बेसिकली यहां पर फंक्शन परफॉर्म होगा विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग
जो वर्किंग है वो इन्हीं सेल्स में, न्यूट्रोफिल सेल्स में होंगी। अदर पार्ट्स दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और यही टिश्यूज जो हैं, ग्राउंड टिश्यूज के जो सेल्स हैं, ये दूसरे हिस्सों में प्रोटीन सिंथेसिस की वर्किंग करते हैं, प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और रेस्पिरेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनकी थर्ड टाइप आ रही है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? सपोर्ट टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज के बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सपोर्ट टिश्यूज। ये थर्ड हमारे पास आ जाती है जी टाइप। सपोर्ट टिश्यूज के नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां पे क्या बात होगी, और खुद सपोर्ट टिश्यूज के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, इनकी टाइप्स के बारे में बताया गया। सपोर्ट टिश्यूज के बारे में जो एक बात हाईलाइट की गई वो ये कि सपोर्ट टिश्यू जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड फ्लेक्सिबल, लचकदार होते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग टिश्यूज की टाइप्स की बात कर ली जाए तो ये दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज कॉलेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है, एंड नंबर सेकंड इज सेक्लेरेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है। कॉलेनकाइमा एंड सेक्लेरेनकाइमा, ये दो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाती हैं? इनकी बेसिक टाइप्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? बेसिक टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, कॉलेनकाइमा टिश्यूज के हैं, आइए इन्हें थोड़ा सा बुक से पहले देखते हैं। Spore tissues. These tissues provide strength and flexibility to the plant, यानी ये प्लांट के लिए स्ट्रेंथ रखते हैं, स्ट्रांग होते हैं और लचकदार होते हैं। पहले हमारे पास आ जाते हैं जी कॉलेनकाइमा टिश्यूज। पहली बात क्या बताएगी? सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लोकेशन। इनमें आपने हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग्स याद रखनी है। पहली हेडिंग जो है वो लोकेशन, कि कॉलेनकाइमा टिश्यूज की लोकेशन क्या है। तो बताया गया जी कि दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स बीनीथ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस जो लेयर है उसके नीचे ये पाए जाते हैं। किसके? ऑफ यंग स्टेम्स एंड इन द मिड रिब्स ऑफ द लीव्स। जो लीव्स में रिब्स होती हैं, मिड में, सेंटर में लाइंस होती हैं लीव्स में, वहां पर ये बेसिकली, और यंग स्टेम्स में पाई जाती हैं। और कभी कभार ये आपको जो पेटल्स होती हैं फ्लावर्स की वहां पर भी नजर आएंगी। पेटल्स का मतलब जो पत्तियां होती हैं फ्लावर्स की वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो लोकेशन के बाद हेडिंग बनती है वो बेसिकली क्या है कि कितने सेल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सेलुलैरिटी इसे कहा जाता है। तो बताया गया जी कि दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, लंबे सेल्स होते हैं, एंड अनइवनली, इवन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बराबर, तो अनइवनली का मतलब क्या होगा कि ये बराबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। अनइवनली इन सेल्स में जो है वो थिकनिंग प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। थिकनिंग का मतलब कि हार्डर, और थिक का मतलब वैसे भी क्या होता है? मोटाई, ठीक है। मोटाई में प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। याद रखिएगा कि कॉलेनकाइमा में उन्होंने हाईलाइट किया है प्राइमरी सेल वॉल को, और प्राइमरी सेल वॉल जो है उसमें बेसिकली जो केमिकल होता है जो इसको थिक बनाता है वो कौन है? सेलुलोज। यहां इस केमिकल को मेंशन नहीं किया गया, इसको आप अपने पास राइट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए सेक्लेरेनकाइमा टिश्यूज के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। रिजिड का मतलब तो सख्त हो जाएगा। दूसरी बात क्या की गई कि इनमें कौन सी सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी सेल वॉल।
याद रखिए जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद हो प्लांट में तो वहां लिग्निन नामी केमिकल मौजूद होता है। कौन सा केमिकल? लिग्निन। ठीक है, और इसके साथ कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनको यहां पे हाईलाइट नहीं किया गया और आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आप जब भी सेल वॉल की डिस्कशन करेंगे प्लांट के अकॉर्डिंग तो आप पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो प्लांट की है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, जबकि सेकेंडरी जो है वो लिग्निन नामी और कुछ दूसरे केमिकल से मिलकर बनती है। देयर सेल वॉल आर हार्डन्ड, सख्त होती है, विद लिग्निन विच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड, जो कि लकड़ी का वो एक बेसिक केमिकल है जो उसमें पाया जाता है। यहां पे मेन का मतलब क्या होगा? बेसिक। Mature Seclerenchyma cells cannot elongate। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने कॉलनकाइमा टिश्यूज में पढ़ा कि इनके सेल्स इलोंगेट होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, जबकि सेक्लेरेंकाइमा में कहा जा रहा है कि इनके सेल्स इलोंगेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेसिकली कॉलनकाइमा टिश्यूज जो हैं उनमें सेल्स इलोंगेट हो चुके हैं, तो सेक्लेरेंकाइमा में वो नहीं होंगे एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। और सेक्लेरेंकाइमा मोस्टली डेड होते हैं। इट मींस डेड होने की रीजन क्या है कि ये फर्दर जो है वो अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये डेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन से टिश्यूज हैं विच आर डेड एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। तो आपने याद रखना है सेक्लेरेंकाइमा टिश्यूज जो हैं वो अपनी मैच्योरिटी की स्टेज पर जाकर डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थे सिंपल टिश्यूज जो यहां तक कंप्लीट होते हैं। हमने सिंपल टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को पढ़ा और परमानेंट टिश्यूज को पढ़ा। परमानेंट टिश्यूज में हमने 3 टाइप्स डिस्कस की, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे एपिडर्मल टिश्यूज आए, नंबर 2 पे हमने ग्राउंड टिश्यूज की बात की एंड नंबर 3 पे हमने जो बात डिस्कस की वो सपोर्ट टिश्यूज थे। सपोर्ट टिश्यूज में हमने फर्दर 2 मेजर डिवीजन्स को देखा, सेक्लेरेंकाइमा एंड कॉलनकाइमा सेल्स को या टिश्यूज को। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं जी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब हमारे पास क्या आते हैं स्टूडेंट्स? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये हमारे पास प्लांट टिश्यूज की दूसरी टाइप थी अगर मेजर टाइप के हवाले से बात की जाए। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहा जाता है इन्हें या फिर कंपाउंड। क्यों कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कहा जाता है? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ more than one type of cell या cells, यानी ये जो होते हैं ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। That's why that type of tissues are called compound और complex tissues। इनको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है? टिश्यूज कहा जाता है। ठीक है, अब सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज को अगर आप जाके रीड करें तो उनके बारे में हमने पढ़ा था जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, जबकि ये मैनी टाइप ऑफ सेल्स की लेयर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसमें अगर डिवीजन्स के एतबार से देखा जाए तो 2 ही मेजर डिवीजन्स थी कंपाउंड टिश्यूज की, जिसमें एक हमारे पास आते थे जाइलम टिश्यूज और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास आते थे फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, एक जाइलम टिश्यूज हैं और दूसरे फ्लोएम। एक आपको इस पेज पे नजर आएंगे, एक आपको नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो आपको फ्लोएम टिश्यूज नजर आएंगे। देखिए, अगर बात जाइलम टिश्यूज की जाए तो हम ये पढ़ते हैं कि ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बेसिकली कंडक्शन करवाते हैं वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस को, यानी पानी को और पानी के साथ मौजूद
जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं जो इनमें मिक्स हुए होते हैं उनको लेकर आना बेसिकली काम किसका होता है, जाइलम टिश्यूज का। ये इनका एक मेजर पॉइंट है, एक हाईलाइट पॉइंट है, ठीक है। फिर अगर आप देखें इनके बारे में तो आपको नजर आएगा कि बेसिकली इनकी दो आगे से फर्दर टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं वेसल एलिमेंट और जो दूसरी टाइप है उसको हम नाम देते हैं ट्रैकिड्स, या फिर इन्हें ट्रैकियाइड्स भी पढ़ा जाता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था कि इनकी दो तरह से तीन तरह की प्रोनाउंसिएशन है। इन्हें ट्रैकिड्स भी पढ़ा जाता है, ट्रैकियाइड्स भी पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए आप बुक पर। जाइलम टिश्यूज, बल्कि इससे पहले हम कंपाउंड टिश्यूज को भी रीड करेंगे। अ प्लांट टिश्यू composed of more than one type of cell is called compound tissue, ठीक है। Xylem and phloem found only in vascular plants, वो प्लांट जो वेस्कुलर होते हैं बेसिकली उनमें ये दो तरह के टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं और यही कंपाउंड टिश्यूज के एग्जांपल्स में आते हैं। तो जाइलम टिश्यूज क्या हैं? Xylem tissues is responsible for the transport of water and the dissolved substances from roots to the aerial part, ठीक है। अब मैंने यहां पे आपको व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया कि वो कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन का मतलब ही है कि वाटर को लेकर आते हैं। अब लाना कहां से है? देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल ये समझें कि आपके घर में प्लांट्स हैं जिनको आप पानी देते हैं, तो दो तरीके हैं जो आप सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उनके लीव्स के ऊपर पानी गिरा रहे हैं, अच्छी तरह उनके स्टेम्स को गिरा रहे हैं पानी के साथ, तो इट मीन्स दैट आप उन्हें सिर्फ वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं। जैसे हम बाथिंग करते हैं, हम नहाते हैं, ठीक है, लेकिन नहाने से हमारी जो पानी पीने की सलाहियत है वो खत्म नहीं होती, हमें पानी तो पीना पड़ता है। इसी तरह प्लांट्स जो पानी पीते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, तो जिस तरह हमारे पास माउथ अवेलेबल है पानी पीने के लिए, इसी तरह प्लांट जो है उनके पास भी एक स्पेशल पार्ट है इट इज कॉल्ड सॉइल, जो जिनमें रूट्स होती हैं। तो जो सॉइल में पानी लगाया जाता है, मट्टी में, बेसिकली वो पानी जो है वो प्लांट की रूट्स में जाता है और फिर रूट से वो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है और वो जाइलम टिश्यूज होते हैं, बल्कि जाइलम ट्यूब्स होती हैं वहां पे मौजूद, जो इन्हीं टिश्यूज से मिलकर बनती हैं, जो कि उस पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और फिर ये पानी चलकर एरियल पार्ट तक आता है। एरियल पार्ट क्या है, इसको आप अंडरलाइन करिए और लिखिए, वो हिस्से पौधे के जो हवा में होते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल, एरियल पार्ट्स क्या होंगे? जो वो हिस्से जो हवा में होंगे। जैसे अब आप ये देखिए, प्लांट का जो पत्ता होता है, लीफ, ठीक है, उसकी स्टेम होती है, ये चीजें जो हैं ये कहां पर होती हैं, और ब्रांचेस ये हवा में होती हैं। तो ये एरियल पार्ट है, यहां तक पानी जो है वो फिर चलकर आता है। आप जितना मर्जी उनके ऊपर पानी गिराते रहिए, उससे सिर्फ उनकी बॉडी वॉश होगी। लिटरली अगर आप उनको पानी देना चाहते हैं तो उसका पैटर्न क्या है, आप उसकी सॉइल में पानी डालेंगे, वो सॉइल में पानी एब्जॉर्ब होगा, सॉइल में मिनरल्स मौजूद होंगे जिनको हम यहाँ पे डिसॉल्व सब्सटेंस का नाम दे रहे हैं, वो उसमें हल होंगे, और फिर वो पानी जो है वो एक खास फोर्स के थ्रू खींचा जाएगा और जो जाइलम ट्यूब्स हैं वो उनको खींचकर ऊपर तक लेकर आएंगी, उस पानी को एरियल पार्ट तक, ठीक है। अब वो जो फोर्स है जो इस पानी को खींच रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसकी डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में करेंगे। वहां पे एक थ्योरी है जिसमें प्रॉपरली डिटेल में बताया गया है कि किस फोर्स के थ्रू ये पानी जो है ये नीचे से जो आपकी जाइलम ट्यूब्स हैं उन्हें खींचकर, वो कौन सी फोर्स है जो वहां पे अप्लाई होती है और अगेंस्ट द ग्रेविटी वो पानी ऊपर एरियल पार्ट तक आता है। फोर्स का वर्ड यहां पे इसलिए यूज हो रहा है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है अच्छी तरह कि देखिए जिस तरह ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको यहां पे छोड़ दूंगा तो ये जमीन की तरफ गिरेगा, ग्रेविटी की तरफ होगा और इस पर मेरी कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगी। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जाऊंगा तो इसमें मेरी क्या चीज स्टोर होगी, एनर्जी, और क्या चीज यूज होगी,
एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरह प्लांट्स में जो जाइलम ट्यूब्स हैं, जब वो पानी को ऊपर एरियल पार्ट तक लाती हैं तो बेसिकली वहां पे भी एक खास किस्म की फोर्स अप्लाई की जाती है। ठीक है, और वो प्लांट्स ही लगाते हैं। फिर क्या बताया गया जी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल्स। देखा, लिग्निन का वर्ड सेकेंडरी वॉल के साथ आया। इसके सेल्स में कहा जा रहा है कि थिक और रिजिड होते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा था सेक्लेरियन काइमा टिश्यूज में कि जहां पे सेकेंडरी वॉल होगी वो रिजिड होगी, सख्त होगी और थिक होगी। ठीक है, फिर कहा गया जी कि दैट इज व्हाई जाइलम टिश्यूज आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। थिक होने की वजह से ये प्लांट को इंटरनल सपोर्ट भी करते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यूज, दैट इज वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीड्स। वेसल एलिमेंट्स जो हैं दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। एक ये बात बताई गई है इनके बारे में, और दूसरी दे लैक का मतलब क्या होता है जी, कमी। इनमें कमी होती है एंड वॉल्स की, एंड दे ज्वाइन टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और फिर लॉन्ग ट्यूब्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स बना लेते हैं। नीचे आप देखिए, आपको नजर आ रही होंगी वेसल एलिमेंट्स डायग्राम में लॉन्ग ट्यूब्स बनी हुई है। ठीक है, एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के साथ ज्वाइन करती चली जाती है और ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। दूसरी तरफ ट्रैकीड्स के बारे में लिखा गया कि ये सिलेंडर सेल्स होते हैं। सिलेंडर यानी पतले होते हैं, थिन होते हैं, विद ओवरलैपिंग एंड्स। ठीक है, और जहां पे ये इनका इख्तिताम होता है या कंप्लीट होती हैं, खत्म होती हैं, वहां पे ये लैपिंग करना शुरू कर देती, यानी मुड़ना शुरू हो जाती हैं। वो भी आप देख सकते हैं, आपको ट्रैकीड्स नीचे बनी हुई नजर आ रही हो। अच्छा जी, यहां पे हमारे पास फिर आ जाते हैं जी फ्लोएम टिश्यूज। जिस तरह इनका एक बेसिक फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस है, फ्लोएम टिश्यूज का काम क्या है जी, कंडक्शन ऑफ फूड, फूड की कंडक्शन। फूड जो है बेसिकली प्लांट्स में, वो आपको पता है हमेशा क्या होता है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल फॉर्म में जो होगा वो ग्लूकोज होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो वैसे हम पढ़ते हैं वो सुक्रोज होता है, लेकिन यहां पे आपके सिलेबस में फिल वक्त ग्लूकोज के बारे में बात हो रही है। बाकी डिटेल में डिस्कशन चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फ्लोएम टिश्यूज का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज कॉल्ड ग्लूकोज। जैसे इसके दो पार्ट्स थे हमारे पास, दो टाइप्स थी, इसी तरह फ्लोएम टिश्यूज की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर 1 sieve tubes and number 2 is companion cells। ठीक है, बाकी उसको रीडिंग में देखेंगे, sieve tubes and companion cells। अच्छा, sieve tube SIE है, sieve के क्या स्पेलिंग है, SIE, sieve tubes and companion cells। आइए जी, फ्लोएम टिश्यूज, दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फूड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट। मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनमें फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना बेसिकली ये फ्लोएम टिश्यूज का काम है। फ्लोएम टिश्यूज कंटेन सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। इनमें सीव ट्यूब्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स के बारे में क्या बताया गया जी, कि सीव ट्यूब्स जो हैं ये लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं, और इनकी वॉल्स में पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। ठीक है, मैनी सीव ट्यूब्स जब ज्वाइन करती हैं आपस में तो ये लॉन्ग सीव ट्यूब्स कहलाती हैं। ठीक है, और सीव का मतलब भी होता है छलनी, छलनी यानी जिसमें सुराख हो। ठीक है, और कंपेनियन सेल्स के बारे में क्या बताया गया कि कंपेनियन सेल्स जो हैं वो इन्हीं सीव ट्यूब्स के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, जिनकी वजह से ये स्ट्रांग रहती हैं और अपने इस फंक्शन को परफॉर्म करती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली नीचे आपको डायग्राम नजर आएगी। पहले एक सीव प्लेट है, उसके साथ आपको सीव ट्यूब सेल्स नजर आ रही हैं, और जहां पे ये ज्यादा सारे सेल्स मिलेंगे वो सीव ट्यूब टिश्यूज बन जाएंगे, और फिर वो पूरी की पूरी एक ट्यूब कहलाएगी। और साथ ही आपको कंपेनियन सेल्स उनके साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं,
जो बेसिकली इनके लिए प्रोटीन बनाती हैं, और इसी तरह ये ज्वाइंट रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है। ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स थे प्लांट टिश्यूज। बहुत डिफिकल्ट थे नजर आने में, लेकिन होपफुली अगर ये लेक्चर आपने गौर से सुना है तो ये आपको काफी हद तक रिलैक्स करेंगे कि इतने भी ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर एक छोटी सी समरी की फॉर्म में बता देता हूं कि हमने कैसे इनको किया। हमने सिंपल टिश्यूज को पढ़ा, वो मैंने आपको कंप्लीट पहले बता दिया। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज सिंपली दो जगह पे डिवाइड हुए हैं, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज भी फर्दर आगे दो जगह पर डिवाइड हैं, एक वेसल एलिमेंट्स, दूसरा ट्रैकीड्स। ठीक है, और अगर फ्लोएम टिश्यूज की बात की जाए तो हमने अभी पढ़ा ये सीव ट्यूब सेल्स होते हैं इनमें, और इसके साथ कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लांट टिश्यूज का टॉपिक था, और इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर होता है कंप्लीट। अब अगर हम इसके साथ फर्दर आगे देखना चाहें तो हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज मौजूद हैं, जिनको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मुझे आपको होमवर्क में देने चाहिए कि बेटा आपने ये खुद करने हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, लॉजिकल हैं, तो कुछ एमसीक्यूज मैं आपको करवा देता हूं, कुछ मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ताकि आप उस टॉपिक को ओपन करके देखें भी। ठीक है, साथ मेरी कोशिश होगी कि जो एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊं, मैं साथ साथ आपको रेफरेंस दे दूं कि भाई ये फलां टॉपिक से ये एमसीक्यू आया है, ताकि आप जाकर उस टॉपिक को एक नजर रीड भी कर लें, और इस तरह आपकी एक हिसाब से रिवीजन भी हो जाएगी। तो जी पहला एमसीक्यू जो है वो आपको आया है कि which of these clues would tell you whether a cell is prokaryotic और यूकैरियोटिक। के नीचे आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जिनमें एक में क्लू है, एक सुराग है, जो सुराग आपको बताएगा कि भाई जो सुराग आपको बताएगा कि सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। देखिए, इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप अगर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के डिफरेंस के टॉपिक में चले जाएं तो आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल, कि सेल वॉल जो है वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल में ये एक बेसिकली क्लू है जो बताता है इनके बारे में, और ये एक सही स्टेटमेंट है इनके बारे में। नेक्स्ट है जी, देयर आर डैश माइक्रोमीटर इन 1 मिलीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने माइक्रोस्कोप के टॉपिक में डिस्कशन में देखा था, वहां पे हमें पता है कि डी ऑप्शन बनेगी 1/1000, यानी 1/1000 माइक्रोमीटर जो है बेसिकली इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 3rd, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेलिवेंट है। तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बड़ी ही डिटेल में डिस्कशन की है जब हमने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल वो टॉपिक पढ़ा था, उसके अलावा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। तो आप ये एमसीक्यूज खुद परफॉर्म करेंगे, इसको रीड करके आप इसका आंसर खुद मार्क करेंगे। नेक्स्ट है जी कि विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मिलेगा। आप अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जाएं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, लिपिड्स भी मौजूद हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, जिसको हम वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का नाम देते हैं। सिर्फ एक चीज अवेलेबल नहीं है, और वो क्या होती है? डीएनए। तो डीएनए इज द राइट ऑप्शन। नंबर 5 है जी कि सेल्स विच आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट। नीचे आपको 4 ऑर्गेनिज्म के नाम मिले हैं, इनमें से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। आपने उसका नाम बताना है। तो आप जो अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि सिर्फ एनिमल वाहिद एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। डी डैश इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कशन की थी टिश्यूज में, वहां पे भी आपको बताया गया था
कि सेलुलोज जो है बेसिकली वो मेजर कंपोनेंट है जो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स के प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। दो ब्लैंक्स हैं आपके पास, आपने यहां पे उन दो ऑर्गेनेल्स के नाम लिखने हैं जो कि प्लांट के जो कि एनिमल के सेल्स में नहीं होते। तो वो जो दो ऑर्गेनेल्स जो एनिमल सेल में नहीं होते और सिर्फ प्लांट में होते हैं, उन ऑर्गेनेल्स के नाम हैं जी डी ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। सेल वॉल का अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं कि वो एनिमल में नहीं होते, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपको प्लास्टिड्स के टॉपिक में मिलेगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि प्लास्टिड्स जो है बेसिकली वो मेजर ऑर्गेनेल है जो कि बेसिकली प्लांट्स में होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती। और फिर प्लास्टिड्स की टाइप्स आती हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसमें से ये वर्ड क्लोरोप्लास्ट यहां पे लिखा गया है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द एमसीक्यूज नंबर 7। अब हम 8th एमसीक्यूज पे हैं जी। 8th एमसीक्यू स्टूडेंट्स न्यूक्लियस पर है। आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि द डैश इज द मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल दैट कंटेन द डीएनए ऑफ द सेल, कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डीएनए पड़ा होता है। हमें पता है कि डीएनए बेसिकली कहां पड़ा होता है, क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहां पड़े होते हैं, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस इज द राइट आंसर क्योंकि वो एक इनक्लोज स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब इनक्लोज स्ट्रक्चर इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। नेक्स्ट है जी कि राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन दी, कहां पे उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, तो स्टूडेंट्स इनका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे बेसिकली राइबोसोम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। क्यों, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एमसीक्यूज कौन सा है जी, हमारा एमसीक्यूज नंबर 9। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर कहते हैं, ठीक है, इसकी एब्रिविएशन है, और ये दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस रफ होती है क्योंकि इसके ऊपर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स बेसिकली यहां पर मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। आगे पूछा गया है, अगला एमसीक्यू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैंने थोड़ा सा गाइड किया आपको। बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर आप जो उसका फंक्शन पढ़ेंगे बेसिकली वो इस एमसीक्यू का आंसर है। इस एमसीक्यूज में जो एमसीक्यूज नंबर आपके पास 10 है, 10 एमसीक्यू हम स्किप कर गए गलती से। 10 एमसीक्यूज का आंसर अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है, इसको रीड करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द एरिया इन अ सेल वेयर डैश आर सिंथेसाइज्ड। तो बेसिकली जो चीज मैंने समझाई है उसमें आंसर भी है। 9th वाले का आंसर राइबोसोम्स है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। और 10th एमसीक्यूज में आंसर मैं बता चुका हूं कि राइबोसोम्स जो है उनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो 10th एमसीक्यूज का आंसर बी ऑप्शन है। लेकिन 11th एमसीक्यूज मैंने आपको दिया होमवर्क में, तो आप उसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और आपको समझाना चाहूंगा कि 10th एंड 11th दोनों एमसीक्यूज के जो ए ऑप्शन में एक वर्ड लिखा हुआ है, 10th एंड 11th दोनों एमसीक्यूज के स्टार्ट में जो ए ऑप्शन है वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलीसेकेराइड्स। ये एक ऐसी टर्म है जो शायद आपने नहीं पढ़ी लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर।
यानी जब बहुत ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल मौजूद हों तो उसको पॉलीसेक्राइड्स का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली ये बताने का मकसद क्या था कि ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपने इस चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ी। बताने का मकसद क्या है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछा गया है। सिंपल सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली उसका फंक्शन है, डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट जो एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, ये सेम फिर माइटोकॉन्ड्रियन पर है। अच्छा, यहां पे 12th एमसीक्यूज में उन्होंने स्टेटमेंट में माइटोकॉन्ड्रियन लिखा हुआ है। कॉन्ड्रियन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन होता है। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल होता है। तो यहां पे माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब आपने याद रखना है सिंगुलर, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 12th मैंने आपको करवा दिया। एमसीक्यूज नंबर 13 आप जाके खुद देखेंगे, सेम माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास एमसीक्यूज नंबर 14, नेक्स्ट पेज पे है, द क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इज। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? तो देखिए आप यहां पर रेफरेंस लिख लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के टॉपिक में है। अभी एक एमसीक्यूज गुजरा था, मैंने आपको बताया था, वहां पे जाके आप देखिए तो आपको मिलेगा कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है जी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज है जी कि विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए होता है? तो देखिए ये एमसीक्यूज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स में एक ऑर्गेनेल ऐसी है जिसका अपना डीएनए, जिसका अपना डीएनए है। ये आपका आंसर है माइटोकॉन्ड्रियन। आप माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक पे जाएं, डायग्राम के नीचे 2 लाइंस लिखी हुई हैं, उसमें से फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियन हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, कि इसके अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं और नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप रीड करेंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक साथ साथ ये क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। सिर्फ आपने टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। और फिर आपको ये बात याद करवा दी जाए कि बायो के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इंटरनल आते हैं, एक्सरसाइज में से नहीं आते। इसके बाद स्टूडेंट्स नीचे आपको टर्म्स टू नॉन का टॉपिक नजर आ रहा है, जिसमें टर्मिनोलॉजीज लिखी गई हैं। आपने हर एक टर्मिनोलॉजी को टिक करना है उसको पढ़ने के बाद कि क्या आपको इस टर्मिनोलॉजी का पता है कि नहीं है, ठीक है। और यकीनन ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यहां पर लिखी हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इनको टिक करना शुरू करेंगे तो आप सारी टिक कर देंगे, क्योंकि हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में, हर एक टर्म के बारे में आपको मैंने इस चैप्टर नंबर 4 में हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया है, ठीक है। फिर पेज नंबर 85 पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। उन्होंने कुछ ऑर्गेनेल्स को नंबर दिया है और नंबर दे के कहा है कि बताइए इनके नेम्स क्या हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन तो वैसे 9th क्लास में नहीं आता, लेकिन एक एक्टिविटी समझ के आप इसे परफॉर्म कर लीजिए। मदद लेनी है तो पेज नंबर 58 पर आपको एनिमल सेल बना हुआ नजर आ रहा है, आप वहां से देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको ये ऑर्गेनेल्स देख के ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई इस ऑर्गेनेल का क्या नाम है। जैसे सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको इधर जो नंबर 2 आई थिंक जो है ये दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह आपको इन चीजों का आइडिया हो जाना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज का, जिसको हमने अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा। हमने हर एक टॉपिक की डिस्कशन की, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, एमसीक्यूज आपको इंटरनल बताए गए, एक्सरसाइज के भी कंप्लीट करवा दिए, आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी मार्क करवाए। अब आपका क्या हक बनता है, आपका क्या फर्ज बनता है कि आप इसमें से जो जो आपको मार्क करवाया गया उसको अच्छी तरह याद करिए,
उनमें से कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप उनके नोट्स बनाइए और इन नोट्स को और इन लेक्चर्स को सेफ एंड साउंड रखिए। ये लेक्चर आज का यहां तक कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस लेक्चर के लास्ट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी अपना क्वेश्चन है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, आप इजीली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई किया जाएगा। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।